आज की वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ यूआरएल की। चाहे आप बग बाउंटी करते हो या चाहे आप सीटीएफ सॉल्व करते हो या चाहे आप कुछ भी करते हो, अगर आप आईटी सिक्योरिटी में हैं या आप डेव में हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो आइए आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं यूआरएल क्या होता है। अब इसको समझने से पहले आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी ऑफिस जाते हैं तो आपके ऑफिस का एक एड्रेस होता है जिस जगह पे आप जाते हैं। अगर कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज का एक एड्रेस होता है। अगर आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल का एड्रेस होगा। कहीं पे भी आप जाइए, कुछ भी करने आप जाइए, आपको उस एड्रेस पे जाना पड़ता है वो काम करने के लिए। सेम उसी तरीके से अगर हमें इंटरनेट पे कोई चीज़ एक्सेस करनी होती है ना, तो उसके लिए हमें एक एड्रेस चाहिए होता है। आपको इमेज डाउनलोड करनी है उसके लिए चाहिए, आपको कोई पेज एक्सेस करना है उसके लिए चाहिए, आपको ऑनलाइन गेम खेलनी है उसके लिए आपको एड्रेस चाहिए। तो आपको कोई भी चीज़ करनी है उसके लिए आपको एड्रेस चाहिए, और उस एड्रेस को हम बोलते हैं यूआरएल, जिसका मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? वो चीज जो हमेशा कांस्टेंट रहे, सेम रहे। दूसरा आ जाता है हमारा रिसोर्स। अब रिसोर्स में क्या होता है? आप जो इमेज होती है उसको रिसोर्स बोल सकते हैं, या फिर आपकी कोई कोड की जेएस फाइल है, फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट की, आप उसको रिसोर्स बोल सकते हैं, या आपका कोई डॉक्यूमेंट है आप उसको रिसोर्स बोल सकते हैं। कोई भी चीज अगर इंटरनेट पे है तो हम उसको रिसोर्स बोलते हैं, सिंपल। उसके बाद लास्ट में आ जाता है आपका लोकेटर। सो जो रिसोर्स को आपको लोकेट करने में हेल्प करता है ना, उसको हम बोलते हैं लोकेटर। तो कलेक्टिवली जो यूआरएल होता है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट पे आपको कोई भी चीज़ एक्सेस करनी है, कुछ भी डाउनलोड करना है, आप इसके बिना नहीं कर सकते। सो आइए अब कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं एक एक करके। अब यहाँ पर जो आप चीज़ें देख रहे हैं ये इन टोटल 8 है। अब कई बार होगा कि आपको 6 दिखेंगी, 5 दिखेंगी, या 4 दिखेंगी, या आपको 7 दिखेंगी, कई बार होगा 8 भी दिखेंगी। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको 8 की 8 ही दिखें, बट मैक्सिमम आपको यही सारी चीज़ें होंगी, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो आइए सबसे पहले अपने फर्स्ट कंपोनेंट से शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहला हमारा क्या आ रहा है? HTTP आ रहा है। अब इसका क्या मतलब होता है? इसको हम स्कीम भी बोलते हैं, इसको हम प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं आपको HTTP दिख रहा है। अब इसका क्या मतलब है यहाँ पर? कि ये प्रोटोकॉल ये बताता है कि हम HTML से रिलेटेड काम करने वाले हैं, प्लस जो हमारा डेटा का इंफॉर्मेशन का इंटरचेंज होगा ना, उसके लिए ये प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल होने वाला है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसी के साथ साथ और प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हो सकते हैं आपके? आपका हो सकता है FTP, जिसका मतलब है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आप फाइल्स को ट्रांसफर करने हैं तो वहां पे आपका ये प्रोटोकॉल यूज होगा। तो HTTP की जगह वहां पे क्या आ जाएगा? FTP आ जाएगा। अगर आप मेल से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो वहां पे आपका SMTP आ जाएगा, जिसका मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आप जो यहां पर देख रहे हैं ना HTTP, इसका क्या मतलब है? कि यहां पे कोई भी प्रोटोकॉल हो सकता है जिससे रिलेटेड हम काम करना चाहते हैं, हम वही प्रोटोकॉल यहां पे मेंशन करते हैं। आइए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में। इसको समझने के लिए हम कलेक्टिवली ये सारा कुछ ले लेते हैं, फिर एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो आप मेरा ये लास्ट में .com देख रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं TLD। आइए अब TLD को भी समझ लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सर्वर B है और यहाँ पर ये क्या है? हमारा सिस्टम A है। तो हमारा सिस्टम जो होता है, फॉर एग्जाम्पल इसको facebook.com पे जाना है, तो यहाँ से ये डायरेक्टली इसके पास नहीं जाता। ये फेसबुक का जो सर्वर है, ये पहले क्या करेगा? DNS को रिक्वेस्ट भेजेगा, वहाँ से इसका IP निकालेगा फेसबुक का, उसके बाद इसको रिक्वेस्ट भेजेगा। तो जब हम DNS के बारे में पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम TLD के बारे में बात करेंगे कि TLD में काम कैसे करता है। वहाँ पे क्या होता है? हमारी हायरार्की होती है, जिस हायरार्की के बेस पे हम चीज़ों को फॉलो करते हैं, तब वहाँ पर इसका यूज़ होता है। अभी के लिए ये समझ लीजिए, जो लास्ट में हमारा .com आ रहा है ना, ये TLD होता है। और ऐसे कौन से हो सकते हैं हमारे पास? .org हो सकता है, .edu हो सकता है, .in हो सकता है। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर .com का मतलब क्या होता है? यहाँ पर कमर्शियल, यहाँ पर edu का मतलब एजुकेशनल पर्पस। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो होता है ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब बेसिकली क्या होता है? कि यहाँ पर जो काम होगा ये एज अ नॉन प्रॉफिट काम करेगी। उसके बाद आ जाता है आपका .in का मतलब बेसिकली इंडिया हो गया आपका। अब जो हमारा TLD होता है, इसके डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं। GTLD होता है जिसका मतलब जेनरिक टॉप लेवल डोमेन्स होता है, STLD हो गया स्पॉन्सर्ड टॉप लेवल डोमेन्स हो गए, या CCTLD हो गया आपका कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स हो गए आपके। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका TLD का। जब हम DNS के बारे में बात करेंगे तो इनके बारे में हम इन डेप्थ बात करेंगे। अब जो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है, इसको हम बोलते हैं सेकंड लेवल डोमेन। डोमेन होता है ना जिसको हमने परचेज किया होता है, इसी को हम सेकंड लेवल डोमेन बोलते हैं। अभी इसमें एक वेरिएशन भी है जिसके बारे में भी हम बात करते हैं। फिर आ जाता है आपका ये www, ये हो जाता है आपका सब डोमेन।
अब सब डोमेन का क्या यूज़ होता है कि जब भी आपकी जो वेबसाइट होती है ना मेन, आप उसको अलग अलग पार्ट्स में रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो example.com है, आप यहाँ पे क्या काम करना चाहते हैं, केवल आप यहाँ पे बस अपने काम की चीज़ें रखना चाहते हैं। अब आपकी एक हो गई doc.example.com फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहते हैं, डॉक से रिलेटेड या रीडिंग के लिए कुछ रखना चाहते हैं। एक हो जाएगा आपका music.example.com फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप म्यूजिक की चीज़ें रखेंगे। तो जब हम चीज़ों को बाइफरकेट करना चाहते हैं ना, तब उसके लिए हम सब डोमेन को क्रिएट करते हैं और उनको अलग अलग जगह पे रखते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है सब डोमेन का। तो बाय डिफॉल्ट हमारा www होता है, उसकी जगह आप डॉक, म्यूजिक, मूवी, गेम कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास क्या है, एक मैंने दूसरा URL लिया है। अब इसके अंदर आप देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, TLD हो जाएगा। और जो ये .co देख रहे हैं ना आप, अब यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा सेकंड लेवल डोमेन बन जाएगा। और ये जो एग्जाम्पल देख रहे हैं आप यहाँ पे, हमारा ये थर्ड लेवल डोमेन बन जाएगा। और ये जो www देख रहे हैं, ये हमारा सब डोमेन बन जाएगा यहाँ पर। तो हम हमेशा क्या करते हैं, राइट से स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा .com था केवल, उसके बाद कुछ भी नहीं था, इसलिए ये हमारा यहाँ पे सेकंड लेवल बन गया था। बट यहाँ पे .co आ गया, तो ये हमारा सेकंड लेवल बन जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे काम करता है। जब हम DNS के बारे में पढ़ेंगे तब ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी आपको। आइए अपने नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा 443 है। अब जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी पोर्ट के बारे में जो थी, तो उनको पता होगा कि यहाँ मैंने कुछ गलती कर रखी है। और जिन्होंने नहीं देखी होगी उनको अभी तक पता ही नहीं चला होगा कि मैंने क्या गलती कर रखी है। तो जब भी 443 पोर्ट हमारा यूज़ होता है, वो पोर्ट किसका होता है, HTTPS का होता है। और URL में मैंने क्या दिया हुआ है, HTTP, तो ये गड़बड़ है यहाँ पर। तो यहाँ पे S आएगा। अगर यहाँ पे AT होता तब वहाँ पे HTTP आता। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखिए और आपके जो ऐसे छोटे मोटे डाउट्स हैं ना, इनको ज़रूर क्लियर करिए। अब आते हैं हम यहाँ पे। अब फॉर एग्जाम्पल ये सिस्टम मेरा A है और ये मेरा सिस्टम B है। अब सिस्टम A क्या कर रहा है, B को कुछ रिक्वेस्ट भेजना चाहता है, ये उसका IP एड्रेस है। तो हमें पता है अगर उसको HTTPS से बात करनी है तो उसको जो रिक्वेस्ट है वो 443 पे भेजनी पड़ेगी। अगर उसको FTP पे बात करनी है तो उसको FTP के जो पोर्ट होता है उस पे रिक्वेस्ट भेजनी है। अगर SMTP से बात करनी है तो SMTP पे रिक्वेस्ट उसको भेजनी पड़ेगी। तो जब भी हम कोई काम करते हैं ना, तो जो रिक्वेस्ट करते हैं वो पर्टिकुलर सर्विस के पास जाती है। तो यहाँ पे जो आप 443 देख रहे हैं ना, इसका मतलब है ये जो रिक्वेस्ट हमारी जा रही है ये पोर्ट हैंडल करने वाला 443 का, जो कि होता है हमारा HTTPS का। अब फॉर एग्जाम्पल आप गूगल पे जाते हैं, वहां पे google.com डालते हैं, तो वहां पे क्या होता है, गूगल का जो पेज होता है वो खुल जाता है इजिली। अब वहां पे आप एक चीज और क्या ऐड करके देखना, यहाँ पे सेमीकोलन डालना और उसके बाद 443 ऐड करना। आप देखना जो पेज आपको खुलता था ना हमेशा वैसे ही खुलेगा, उसमें कोई चेंज ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गूगल क्या करता है, उसमें बाय डिफॉल्ट ये ऐड कर देता है। क्योंकि जो आपकी HTTPS की रिक्वेस्ट होती है वो बाय डिफॉल्ट इसी पोर्ट पे जाती है, तो वो आपको दिखती ही नहीं है। तो ये जो हमारा कॉम्पोनेंट होता है इसका ये पर्पस होता है यहाँ पर। अब नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में बात करने से पहले एक इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं। आप ये जो यहाँ पे येलो एरिया देख रहे हैं, ये हमारा होता है होस्ट नेम। और अगर इस होस्ट नेम में हम यहाँ पर पोर्ट नंबर भी ऐड कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं अथॉरिटी। तो ये जो URL है, मैं ये इंट्रोड्यूस किया था टिम बर्नर्स-ली ने। कब किया था? 1994 में। और जब ये उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था तो उन्होंने कुछ चीजें भी बताई थी। फॉर एग्जाम्पल ये जो आप यहाँ पे सेमीकोलन देख रहे हैं ना, ये दो चीज़ों को आपस में बाइफरकेट करता है, मतलब डिवाइड करता है। ये बताता है कि ये चीज़ इससे रिलेटेड नहीं है। तो हमारे केस में क्या हो गया, ये स्कीम और प्रोटोकॉल इससे अलग है, ये बता रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 फॉरवर्ड स्लैश आ रहे हैं। इनका क्या मतलब होता है कि इसके आगे आने वाली जो चीज़ है ना वो अथॉरिटी है। अगर यहाँ पे एक स्लैश आएगा तो इसका मतलब होगा कि वो एक पाथ होगा। आपने लिनक्स में देखा होगा जब भी हमारी जो डायरेक्टरी होती है वो सिंगल फॉरवर्ड स्लैश में होती हैं। तो यहाँ पे आप देखिए वो 2 में है। तो 2 का क्या मतलब है यहाँ पे कि इसके आगे आने वाली जो चीज़ है ना वो अथॉरिटी है। आइए अपने नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा पाथ है। अब ये क्या बताता है, जो आपके रिसोर्स की एग्जैक्ट लोकेशन होती है ना वो ये बताता है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉरवर्ड स्लैश डॉक्स फॉरवर्ड स्लैश ब्लॉग्स। अब इसका क्या मतलब है कि डॉक्स में जाओ और उसके बाद ब्लॉग्स में जाओ। अब इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब भी आप अपाची सर्वर स्टार्ट करते हैं ना लिनक्स में, बाय डिफॉल्ट वो किस डायरेक्टरी में होता है, वेर और उसके बाद www। अब इसका क्या मतलब होता है कि अब जो भी रिक्वेस्ट आएगी ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डॉक्स दिया है, तो इसका क्या मतलब होता है, जो भी फाइल अब इसको लेनी है ना वो इसके अंदर एक डॉक्स फोल्डर है और उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक्स का फोल्डर है, ऐसे जाएगा। तो ये जो यहाँ पे जो पाथ होता है ना वो ऐसे काम करता है कि यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होती है वो तो ऐड होती है। उसके बाद जो भी यहाँ पे पाथ होता है फाइल का, या जो भी इमेज है या कोई डॉक्यूमेंट है, कोई म्यूजिक है, वो यहाँ पे आके इसके बाद ऐड हो जाता है। तो ऐसे काम करता है हमारा पाथ का। अब ये जो यहाँ पे हमारा डिफ़ॉल्ट एड्रेस होता है ना, ये सर्वर टू सर्वर वेरी करता है।
अगर अभी तो हम लिनक्स में है तो हमारा ये पाथ हो गया, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट में होंगे तो हमारा कुछ और हो जाएगा। पॉइंट बस ये है कि जहां पे वो सर्वर चल रहा होगा ना, जिस डायरेक्टरी में, वो तो ऐड होगी होगी, जो डिफॉल्ट डायरेक्टरी बन जाएगी उसकी। उसके बाद जो यहाँ पे पाथ में आ रहा होगा ना एड्रेस, वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा वहां पर। आइए अब अपने नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। तो जो यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर। ये बताता है कि इसकी जो आगे आने वाली चीज है वो बेसिकली एक क्वेरी होने वाली है। और उसके बाद जो आप यहाँ पे कंपोनेंट देख रहे हैं, जो हमारा फाइल और एबीसी है, ये क्या बताता है, ये जो फाइल है ना यहाँ पर, ये एक वेरिएबल है, और इक्वल्स टू के बाद जो यहाँ पे चीज आती है वो हमेशा उस वेरिएबल की वैल्यू होती है, कि ये जो यहाँ पे वेरिएबल जा रहा है इसकी वैल्यू एबीसी जा रही है हमारे केस में। ये वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, आप वेरिएबल का नाम भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई फाइल का नाम हो सकता है, या कोई आईडी हो जाएगी, या कोई नंबर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आईडी इक्वल्स टू 7 ले लीजिए, तो आप जब भी यूआरएल देखेंगे तो आपको ये अलग अलग चीज़ें दिखती रहेंगी, तो हर किसी का मतलब बस सेम होता है, ये हमारा वेरिएबल होगा और ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, यहाँ पे आईडी इक्वल्स टू 7 हो गया, ये हो गया हमारा वेरिएबल और ये हो गई हमारी वैल्यू। तो आप ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके देखेंगे, बट चीज़ अल्टीमेटली सेम ही होने वाली है। आइए अब ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जो ऊपर का क्वेश्चन मार्क है ना, उससे पहले की सारी चीज़ें आप समझ लीजिए यहाँ पे आ गई वो। अब उसके बाद पहले यहाँ पे फाइल इक्वल्स टू एबीसी आ रहा है, अब यहाँ पे उसकी जगह पे दो चीज़ें आ रही हैं, और यहाँ पे प्लस एंड आ रहा है। एंड का क्या मतलब होता है कि हम एक्स्ट्रा वेरिएबल भेज रहे हैं उसके साथ एक और। तो यहाँ पे फाइल एक वेरिएबल हो गया, आईडी दूसरा वेरिएबल हो गया, फाइल की वैल्यू एबीसी हो गई और आईडी की जो वैल्यू है वो 3 हो गई। तो यहाँ पे दो वेरिएबल जा रहे हैं और उनकी दो वैल्यू जा रही है। अब ऐसे करते करते इनको बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अपने नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हैश है। हैश का मतलब पाउंड हो गया आपका, या इसको हम फ्रेगमेंट भी बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल फ्रेगमेंट समझने के लिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अब मान लीजिए ये एक मेरा वेब पेज है, वेब पेज में आप जो यहाँ पे देख रहे हैं सबसे ऊपर यहाँ पे हेडलाइंस आती हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको बोल दिया टॉप हो गया, और लास्ट वाला जो पार्ट है इसको बोल दिया अबाउट, और यहाँ पे बीच में दो पैराग्राफ्स आ रहे हैं, पैरा ए और पैरा बी। तो यहाँ पे जो फ्रेगमेंट होता है ना, जिसको हम पाउंड का सिंबल बोलते हैं, उसके बाद जो यहाँ पे होता है ये वैल्यू होती है। ये वैल्यू ये बताती है कि इस पेज में किस जगह पे जाना है डायरेक्टली। अगर मैं यहाँ पे टॉप बोल देता हूँ तो टॉप का मतलब क्या है कि सीधा जो पेज मेरा लैंड होगा ना वो यहाँ पर होगा, इस वाले सेक्शन पे फोकस होगा। अगर यहाँ पे मैं पैरा ए डाल देता हूँ तो फोकस मेरा ये हो जाएगा, और अगर मैं पैरा बी डाल देता हूँ तो मेरा जो स्क्रॉल बार होगा अपने आप वो नीचे आ जाएगा, और मेरा जो फोकस होगा वो पैरा बी पे आ जाएगा। तो ये जो फ्रेगमेंट होता है ये बस पेज की लोकेशन को हैंडल करता है और कुछ नहीं करता। तो आपको ना कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होगा कि जब भी आप कोई यूआरएल एंटर करेंगे ना बार के अंदर, तो आप उसके अंदर शायद प्रोटोकॉल कभी ना देख पाए, या आपको डायरेक्टली दिखे ना, क्योंकि वो हाइड होता है। उसके बाद आपको पोर्ट नंबर ना दिखे, क्या पता वहां पे। और आजकल हार्डनिंग इतनी ज्यादा टफ कर रहे हैं कि आपको वो पाथ भी नहीं दिखाते कि किस पाथ पे जाके वो फाइल को एक्सेस कर रहा है। तो कई बार होगा कि आपको ये शायद चीजें नहीं दिखेंगी, बट बाकी की जो चीज़ें वो दिख जाएंगी आपको। अब ये सारी चीज़ें समझने के बाद अब तक आपको एक चीज़ ये भी समझ में आ गई होगी कि दो रिसोर्सेज के जो यूआरएल है वो कभी सेम नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फाइल एबीसी है, अब यहाँ पे अगर फाइल मैं बीसीडी कर देता हूँ तो आप ये देखिए ये सारा का सारा तो सेम रहेगा, बट यहाँ पे फाइल का नाम क्या हो गया, चेंज हो गया बीसीडी। तो आप ऐसे कुछ भी करेंगे ना, तो दो जो फाइल होती है ना, जो दो रिसोर्सेज होंगे उनके कभी यूआरएल सेम नहीं हो सकते। ये बेनिफिट होता है हमारा यूआरएल का। तभी इसके नाम के अंदर क्या आया था शुरुआत में, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, जो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इसका जो रहेगा एड्रेस वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब जो हमारे यूआरएल होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा एब्सोल्यूट और एक होता है हमारा रिलेटिव। अब मान लीजिए ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं येलो कलर का बॉक्स, ये मेरी वेबसाइट का एक पेज है जहाँ पे एक लिंक आ रहा है। अब ये जो AHRF का है, यहाँ पे मेरा लिंक आ गया। अगर कोई इस लिंक पे क्लिक करता है तो वो यहाँ रीडायरेक्ट हो जाएगा। अब एब्सोल्यूट के केस में क्या होता है कि जब भी हम पूरा पाथ देते हैं ना, उसके साथ हम यहाँ पर डोमेन नेम भी देते हैं अपना। बट रिलेटिव के केस में क्या होता है, हम सीधा यहाँ पर बोल देते हैं कि ये पाथ है, इस पे चले जाओ। अब ये वाला यूजफुल कब होता है कि जब हम जो काम कर रहे हैं, जो रीडायरेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जो डेटा हम फेच कर रहे हैं वो हम अपनी ही साइट पे कर रहे हैं, तब हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं। बट जब हमें किसी को ए पॉइंट से या ए पार्टी से बी पार्टी पे भेजना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक से उसको गूगल पे जाना है, तब हम उसको प्रॉपर एड्रेस देते हैं। तब हमारा यूज होता है एब्सोल्यूट एड्रेस। अगर हम अपनी वेबसाइट में ही काम कर रहे हैं तो हम रिलेटिव एड्रेस का यूज करते हैं। तो जब आप सोर्स कोड एनालाइज करेंगे ना, तब आपको ये चीजें दिख जाएंगी, तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छा यहाँ पर एब्सोल्यूट यूज हो रहा है और यहाँ पे रिलेटिव यूज हो रहा है। तो कोई जरूरी नहीं है कि अपनी वेबसाइट है तो रिलेटिव ही यूज करना है, आप चाहें तो एब्सोल्यूट भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे। बट मेजर डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि एब्सोल्यूट के केस में हम डोमेन नेम भी साथ में देते हैं और रिलेटिव के केस में हम डोमेन नेम नहीं देते। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।